आज हम हमारी 12th PSCB की फिज़िक्स शुरू करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग सही है फिज़िक्स के। तो ये हमारी पहली क्लास है इस सेशन की और इसमें हम काफ़ी सारी बुनियादी यानी कि बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, हम जैसे जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, ठीक है, वो करेंगे सबसे पहले। तो किसी को कोई आइडिया कि हम 12th की फ़िज़िक्स में क्या क्या करेंगे, क्या करना है हमें इसमें? 11th की फ़िज़िक्स के बारे में क्या क्या पता आपको, जो जो बताना चाहता है फ़िज़िक्स क्या है? तो चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे आपका, हमने पहले काफ़ी ख़राब कर दिया। अब ऑलमोस्ट मई आ चुकी है, 1 मंथ गुज़र चुका है, तो थोड़ा बहुत काम आपको स्कूल में करवा दिया गया होगा। ठीक है, तो ना जो ज़्यादा ज़रूरी बात थी जो हमें करनी थी वो ये थी कि जैसे जैसे 12th की फ़िज़िक्स की बात एक बार हम नहीं करते, हम नॉर्मली फ़िज़िक्स की बात करते हैं। तो हमारे पास जैसे ब्रांचेस होंगी कुछ कि फ़िज़िक्स में हम क्या क्या करेंगे। जैसे फ़िज़िक्स थी क्या, 11th में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन थी, या फ़िज़िक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो मतलब क्या है हमारा फ़िज़िक्स से, फ़िज़िक्स क्या है? तो फ़िज़िक्स के लिए बोला जाता है फ़िज़िक्स है लॉज़ ऑफ नेचर। ठीक है, कि नेचर कैसे काम करती है, लॉज़ ऑफ नेचर ही लॉज़ ऑफ फ़िज़िक्स हैं असल में। जैसे कि हम चलते हैं तो हम चलते क्यों हैं, ठीक है, कैसे चलते हैं, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स क्या है, सारी चीज़ें नीचे क्यों गिरती है, ग्रेविटी। ठीक है, तो ऐसी बातें जो है हम करते हैं। तो लॉज ऑफ नेचर ही असल में लॉज ऑफ फिज़िक्स है। और उसके बाद क्या था कि जैसे ना ब्रांचेस, हमें पता है ब्रांचेस होंगी, जैसे एक पेड़, ठीक है, उसकी कई सारी शाखाएं, मतलब वो है तो उसी पेड़ का हिस्सा, पर वो अलग अलग ग्रो कर रही है अलग अलग डायरेक्शन में। तो फिजिक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्रांचेस हैं उनमें सबसे पहले है मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद थी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, या हम इसे क्वांटम फिजिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक और ब्रांच थी जो हम नहीं करेंगे 12th में वैसे, वो है रिलेटिव फिजिक्स, थियरी ऑफ रिलेटिविटी मान सकते हो आप, रिलेटिव फिजिक्स, रिलेटिविटी। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स। हमें पहले यही मार्कर रखना चाहिए था शायद। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम यही मानकर चलेंगे कि आपको ना या तो कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में या बहुत ही कम चीज़ें आती हैं, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो जितने ज़्यादा बेसिक्स स्ट्रांग होंगे हमारे, ठीक है, उतने ज़्यादा आगे आराम से काम कर पाएंगे हम। कुल मिलाकर जितनी नींव स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा, ठीक है, इमारतें हम उसके ऊपर खड़ी कर पाएंगे। तो फिजिक्स में हमारे पास कौन सी ब्रांचेस थी? फिजिक्स क्या थी, लॉज ऑफ नेचर ही लॉज ऑफ फिजिक्स थे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम मैकेनिक्स करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखते हैं, ऑप्टिक्स देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स देखते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स देखते हैं, रिलेटिविटी देखते हैं। ये आपने 11th में कर ली थी। जैसे आपने फोर्स किया था, फ्रिक्शन किया था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, तो ये जो काइनेमेटिक्स किया था, ये जो टॉपिक्स आपने किए थे, ये सारे किसके अंदर आए थे? मैकेनिक्स के अंदर। इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स आप ऐसे समझो, ये जो हमारी दुनिया है, ठीक है, इसमें काम आएगी ज़्यादातर, यानी लेवल से समझते हैं हम। ठीक है, कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हमारा एक साइज़ है, हमारी एक शेप है, हम चीज़ों को देखते हैं। जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे एटम्स के लेवल पर, तो चीज़ें अलग तरह से बिहेव करेंगी, तो तब एक अलग लेवल आ जाएगा। तो ये लेवल हमारा क्लासिकल फिजिक्स है, या क्लासिकल। थर्मो में हम हीट के टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे ये आपने 11th में कर लिया था, थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर एटसेट्रा एटसेट्रा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऐसी कुछ चीज़ें आपने स्टडी कर ली थी। तो उसके बाद अब आएगा 12th में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
ठीक है। तो इसके नाम में ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद हम एक ब्रांच है हमारे पास ऑप्टिक्स, ठीक है। इसे हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इसकी, क्योंकि जब हम 12th की फिजिक्स करेंगे, वैसे तो हम पंजाब बोर्ड के लिए करेंगे, पर अगर कोई भी एनसीईआरटी से भी पढ़ रहा होगा तो वो देखेगा कि 12th की फिजिक्स में 9 यूनिट है हमारे पास। कितने यूनिट है हमारे पास? 9। तो 9 में से 5 यूनिट, कितने? 5 यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है, ठीक है। ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। इसकी बात हम जस्ट अभी करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद जैसे ये आपने देख लिया कि आपने 11th में जो काम किया था वो मैकेनिक्स था। थर्मो में टेम्परेचर के रिलेटेड हम बात करते हैं। थर्मो के लॉस ही यूनिवर्स के बेसिक लॉस हैं। जैसे हम कोई नया लॉ आएगा या हम कुछ भी देखेंगे तो, या कुछ भी हमने बताया है तो वो चीज़ वायलेट नहीं करनी चाहिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। मतलब आप ऐसा मान लो, जैसे नियम है ना कि जो भी पैदा होगा वो मरेगा, तो जैसे कुछ बेसिक नियम है यूनिवर्स में वो कभी नहीं टूटते। तो थर्मो के जो नियम है वही यूनिवर्स के बेसिक नियम है। मतलब यूनिवर्स में कोई भी नियम टूट सकता है पर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, इस लेवल पर। तो इसीलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, हम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके लॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे हमारे लिए। मैंने आपको 11th में करवाया भी था, एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, चेंज, कई सारी चीज़ें। इसी पर तो हीट इंजन बना था। कार्नोट साइकिल की बात की थी हमने थोड़ी बहुत, ठीक है, याद होगा ज़रूर आपको थोड़ा बहुत। तो ये पता चल गया आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है। इन पर पूरे चैप्टर्स थे, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चल गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर तो हम काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे, यानी कि हम 3 से 4 मंथ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही बात करेंगे, ठीक है। हमारे 5 यूनिट होंगे। जैसे बड़ा बड़ा आपको बताऊं तो पहले यूनिट में से हमें 12 नंबर का काम आएगा, दूसरे यूनिट में से हमें 7 नंबर का काम आएगा, तीसरे यूनिट में से फिर हमें 12 नंबर का काम आएगा, चौथे यूनिट में से हमें 7 नंबर का काम आएगा, 5वें यूनिट में से हमें 3 नंबर का काम आएगा। तो कितने हो गए टोटल? कौन बताएगा? श्रिया दीदी आप बताओ, आप मैथ वाले हो। 12 12 24 और 14 कितने हो गए? 38 और 3 41, ठीक है। तो देखो 70 नंबर का हमारा थियरी पेपर होगा, ये आपको बताया था, ये हमें पता ही है कि 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा हमारा। अब आप देखो उसमें से ना 41 41 नंबर का काम तो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। इस पर हम अभी और ज़्यादा बात करेंगे, इसे पूरा कर लें थोड़ा सा। अब ये है ऑप्टिक्स, ठीक है। अब ऑप्टिक्स क्या है? जैसे लाइट की स्टडी करेंगे इसमें हम, जैसे लाइट है क्या, ठीक है, ये हम देख लेंगे पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो लास्ट यूनिट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हम देख लेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ना लाइट के 2 नेचर हम देखेंगे, एक रे नेचर होगा और एक वेव नेचर होगा। जैसे हम ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई मिरर होगा, ठीक है, ये कौन सा मिरर है? कनकेव या कन्वेक्स? कनकेव मिरर है, कनकेव। तो ये कनकेव मिरर है। तो इसमें जैसे ऐसे लाइट आएगी, अब ये लाइट रे के फॉर्म में आएगी और ऐसे फोकस में से गुजर जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो लाइट ना यहाँ पर रे की तरह बिहेव कर रही है और कुछ ऐसे फिनोमिनन्स होंगे जैसे कि ये एक वेव है, ठीक है, हमने 11th में किया था, ये दूसरी वेव है, ठीक है। अब जब ये जुड़ेंगी आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो अगर क्रस्ट पर आई और ट्रफ पर आई तो एक नई वेव बनेगी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। किस को समझ आ गया? इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जैसे ना, या मतलब ये एक फिनोमिनन है जिसके बारे में अभी हमें ज़्यादा नहीं पता कि 2 वेव्स आपस में मिलकर एक नई वेव बनाएंगी। समझ आ गई शायद आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा एक विचार है और आपका भी एक विचार है, और अगर वो मिला तो एक बड़ा विचार बन गया, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी समझ के लेवल पर और कुछ आपके पास नहीं थी, ठीक है। पर हम दोनों ने कॉन्ट्रेरी बात कर दी तो बात खत्म हो जाएगी। मतलब मान लो मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, तो अब हम दोनों नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। पर मैंने कुछ बोला और आपने सपोर्टिवली कुछ बोला तो वो बात आगे ज़्यादा करेंगे हम, या वो ज़्यादा ग्रो करेगी बात, वरना वो हमें वहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है।
धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे दो वेव्स ना आपस में मिलकर एक नई वेव बनाएंगी। अब या तो ये वेव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है या ये वेव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इन दोनों से। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुकी है, अगर ये वीक है तो हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ ख़त्म हुआ है, कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है, ये हमें समझ आ जाएगा। या ऑप्टिक्स में हम ये देखेंगे, ठीक है, कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, रिफ्रैक्ट कैसे करती है, प्रिज्म के अंदर से जब वो पास करती है तो वो 7 कलर्स में टूटती कैसे है, ठीक है, वो सातों कलर कौन से हैं, उनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। उसके बाद जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारी आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आप सोच सकते हो, ह्यूमन आई, ठीक है, इसमें लेंस हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप्स होंगे हमारे पास, टेलीस्कोप होंगे कि हम स्टार्स देख सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे मोटे बैक्टीरियाज को हम देख सकते हैं। बायो वाले बच्चे ज़रूर यूज़ कर चुके होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको शायद समझ आ गया बड़ा बड़ा कि ऑप्टिक्स में हम क्या काम करेंगे, ठीक है। आ गया शिया दीदी आपको समझ कि ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, मतलब लाइट के रिलेटेड कुछ होगा, मिरर होगा, लेंस होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगी, ठीक है। तो ये बातें हम ज़्यादा करेंगे। तो इसके बारे में हमें पता है कि ये 11th में इनिशियल चैप्टर्स थे हमारे, ठीक है। इसके बारे में हमें पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट वगैरह की बात हम इसमें करते हैं। ये तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आएगा। इसमें हम लाइट के बारे में बात करेंगे कि लाइट का रे नेचर भी होता है और लाइट का वेव नेचर भी होता है, ये भी हम आगे बात कर लेंगे। अब ये आई मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। अब ये क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी दुनिया में चीज़ें जैसे काम करेंगी, बहुत छोटे लेवल पर चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए आप और मैं ज़मीन पर चल रहे हैं, पर अगर हम बहुत ज़्यादा जैसे जूम आउट कर दें, या हम बहुत बड़े स्केल पर चले जाएं या हम बहुत छोटे स्केल पर चले जाएं, जैसे कि हमें ये पता है कि सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी है, एटम्स से, ठीक है। और एटम जो होता है वो 99.9999% क्या होता है, खाली, एम्प्टी, ठीक है। तो असल में सारी चीज़ें बस एम्प्टी स्पेस ही है, आप और मैं भी, क्योंकि हम भी एटम से ही मिलकर बने हैं। तो मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये एटम के साइज़ के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना छोटा होगा, इसीलिए मैंने इसे इतना छोटा बनाया था। आपको पता था शायद, हमें ये पता था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, पर इनकी दुनिया में चीज़ें अलग तरह से बिहेव करेगी। जैसे हमारी दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मोमेंटम और उसकी पोजीशन देख सकते हैं। जैसे कि मान लो हम सड़क के किनारे खड़े हैं और कोई कार बहुत स्पीड से जा रही है हमारे सामने से, तो हम ना उसका मोमेंटम देख सकते हैं और हम उसकी पोजीशन भी देख सकते हैं कि वो यहाँ है और उसके उतनी स्पीड है। आपको समझ आ गई शायद तक कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर हम ना इस इलेक्ट्रॉन की दोनों चीज़ें नहीं देख सकते। मोमेंटम पता है ना सबको, आपको पता है मोमेंटम, मोमेंटम याद है मोमेंटम, जैसे मान लो मेरा मास है इनटू मेरी वेलोसिटी, ये मोमेंटम है। जैसे मैं किसी चीज़ से टकराऊंगा, ठीक है, तो जितना ज़्यादा मेरा मास होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उस चीज़ पर, और जितना ज़्यादा ज़ोर से आकर मैं टकराऊंगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो हम सबके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। मतलब हमारे मास के अकॉर्डिंग, या हमारे पास मास तो कांस्टेंट है पर हमारे पास मोशन कितनी है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मोशन हमारा मोमेंटम होगा, एक तरह से समझ आ गई, ठीक है। तो फोर्स का ही एक रूप है बस, तो मोमेंटम। तो हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक साथ नहीं देख सकते, ये आपने 11th में किया था। इसे आपने बोला था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शायद आपको समझ आई हो या आपको ना समझ आई हो। मतलब ना, जैसे हर नियम हर जगह काम नहीं करता। मान लो कोई नियम है वो इंडिया का है, मतलब हमारे देश में कोई लॉ है, अब ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे देश में वो सेम लॉ हो। शायद आपको समझ आ गया। जैसे मान लो हम डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, ठीक है, कि ये सीएम बनेगा, वो पीएम बनेगा, ऐसे सब कुछ होगा। हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ एक सिस्टम है पूरा। पर मान लो हमसे छोटे, जैसे चींटियाँ वगैरह हो गई, अब उनके यहाँ इलेक्शंस नहीं होगा, उनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। यानी मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे
हमारे लेवल पर या हमारे यहाँ चीज़ें काम करती है, हर जगह चीज़ें वैसे काम नहीं करती, ठीक है। तो जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, मतलब जब हम इतने ज़्यादा छोटे हो जाएंगे कि हम एटम्स की दुनिया में देख सकें, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें, वैसे देखना पॉसिबल नहीं है पर हम मान लेते हैं, तो रूल्स अलग तरह से काम करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो रूल्स काम करेंगे वो होंगे मॉडर्न फिजिक्स के रूल्स और क्वांटम फिजिक्स के रूल्स। जैसे आपको ये पता है, जैसे आपको थोड़ा सा बता दूँ एक्स्ट्रा, इसीलिए तो ये क्लास रखी थी हमने, एक्स्ट्रा बातों के लिए। अब हमें पता है कि हमारे पास केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, उसमें 4 ब्लॉक थे, ठीक है, 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे, ठीक है, और 118 एलिमेंट्स थे। किस किस को याद है ये बात, ठीक है। हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल था। अब हमें पता है कि एटम है, एटम से छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स से छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे कि अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या था, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से बाहर होगा, उसके बाद आया हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ये हमें पता था, ये हमने 11th में देख लिया था, ठीक है। अब ना ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे वो क्वार्क्स से बनेंगे। किससे बनेंगे, क्वार्क्स से बनेंगे। समझ आ गई शायद आपको, किस किस ने पहले इसका नाम सुना था, आपको बताया था मैंने। तो क्वार्क्स ना 6 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, 6 तरह के। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, ऐसे ना 6 तरह के क्वार्क होंगे हमारे पास, ठीक है। सिर्फ 2 क्वार्क मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। और वो सब मिलकर क्या बना देते हैं, एटम्स, और वो सब मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स, और वो सब मिलकर क्या बना देते हैं, हमारी दुनिया। यानी कि सब कुछ सिर्फ अगर देखें हम तो किससे बना है, 2 तरह के क्वार्क्स से बना, बाकी 4 तरह के क्वार्क्स क्या कर रहे हैं फिर। शायद आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमें बहुत कम पता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। इस लेवल पर चीज़ें बहुत, मतलब ये बहुत छोटे लेवल पर चीज़ें कैसे काम करेंगी, फोर्स कैसे काम करेगा, ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्स होगी, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो ये चीज़ें स्टडी करेंगे। जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की, ठीक है, तो ये कैसे क्वार्क्स आपस में कैसे रहेंगे। जैसे ये ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, तो वैसे तो ये हम आगे करेंगे, पर देख लेते हैं। हमने सुना है सभी ने कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी न किसी के पास, हमारे पास नहीं है। देश होते हैं, कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, है ना। क्या होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, कौन बताएगा, आप बता दो कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, पता होगा जरूर आप। परमाणु बम सुना है ना हमने। जैसे ना मतलब हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, हद होती है हर एक चीज़ की। तो मान लो कोई, जैसे स्कूल में कोई टीचर है, वो आपको बोल रहे हैं कुछ, तो उन्होंने मान लो 1-2 बार आपकी इंसल्ट कर दी, उस इंसल्ट का मान लो एक लेवल था, आपने बर्दाश्त कर ली, अब दोबारा वो सेम, ठीक है, इस बार उन्होंने लेवल बढ़ा दिया थोड़ा सा, अब उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया आपको, मान लो उन्होंने, आपको कुछ आता नहीं था तो आपको कुछ बोल दिया, अब उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे, मतलब आपसे और आप उनके और आपके बीच में जैसे लड़ाई वाला सा सीन हो गया। अब वो जानबूझ करके कि आपसे ही पूछते हैं ज़्यादा और टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन्होंने 1-2 बार आपकी निंदा कर दी, तो उन्होंने आपके बारे में बोला, आपने सुन लिया, फिर उन्होंने मान लो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बोल दिया, फिर वो आपके पेरेंट्स तक चले गए, तो एक हद तक आप बर्दाश्त करोगे, मतलब आप सुनोगे, एक लिमिट आएगी, उसके बाद आप सामने बोल दोगे उनके कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, काट दो नाम मेरा, मैं चली जाऊंगी घर पर। समझ गए आप, आएगी ना कभी तो जैसे ना एटम्स में एक लिमिट होती है, उसके बाद वो टूट जाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें बेसिकली पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पता था आपको कि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, हमें भी पता था। तो हमने कर ली थी 11th में
हम यही बात कर रहे थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है एटम में, उसमें एक तो हमें ये पता है, रदरफोर्ड ने हमें बता दिया था कि न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा और सारे प्रोटॉन्स किसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। आप समझ गए, ठीक है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होनी चाहिए, रिपल्शन, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर ही है। और दूसरा एक और फैक्टर होता है कि जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर ये दूर है, ठीक है, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगी, कम। अगर ये पास है तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा। मतलब ये दोनों लड़ना चाहते हैं आपस में, अगर ये पास आ गए तो ये बुरी तरह लड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बीच में एक पर्सन है जो ऐसे बीच में नहीं लड़ना, नहीं उधर चलो उधर चलो, बीच में लड़ाई में हमेशा एक पर्सन आता है जो दूर कर देता है दोनों को। तो ये जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी, उतनी बुरी तरह रिपल्शन होगी। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, कितना छोटा, ऑलमोस्ट एटम के साइज के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना छोटा। मान लो कि हमारे पास जैसे ऐसी 1,00,000 बॉल्स हों, उन्हें हम ग्राउंड पर बिछा दें, 1,00,000 बॉल्स। अगर हम सोच कर देखो जैसे 100 बॉल्स ही रखेंगे नीचे, तो ऐसे 1,00,000 बॉल्स हों और बिल्कुल सेंटर वाली बॉल जो होगी वो न्यूक्लियस होगी, बस एक सिंगल बॉल। यानी कि न्यूक्लियस कितना ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, 1,00,000 गुना छोटा। शायद आपको समझ आ गई। तो एक एग्जांपल थी उसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। मान लो इस रूम में हम सुई पकड़े एक, और सुई की जो नोक होगी ना, तो अगर इस कमरे को हम एटम मानेंगे तो सुई की जो नोक होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस इतना ज़्यादा छोटा होगा। तो क्या हम इजीली ढूंढ लेंगे न्यूक्लियस को एटम में? नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। पर हम मानते ये हैं कि वो सेंटर में ही है ना, यही मानते हैं कि वो सेंटर में है। पर ये याद रखना हमें कि उसका साइज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। अब उसका साइज इतना ज़्यादा छोटा है तो प्रोटॉन्स आपस में पास होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो उनके बीच में रिपल्शन क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। शायद आपको समझ आ गई। यानी कि ना न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन है काफ़ी ज़्यादा। अब वहाँ पर क्या हो रहा होगा, दो फैक्टर्स हैं, दो चीज़ें हैं हमारे पास। पहली है कि जैसे एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, उनके बीच में डायरेक्टली क्या आ गया, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो वो डायरेक्टली रिपेल नहीं कर पाते एक दूसरे को, इसीलिए भी एटम टूटता नहीं है। दूसरा क्या है कि एक मान लो एक फोर्स है जिसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो एक एनर्जी होती है न्यूक्लियस के पास, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। जैसे मान लो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को क्या करती है, बांध के रखती है, ठीक है। वो कैसे बनेगी वो भी हम देख लेंगे। तो जैसे जैसे ना एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, मतलब मान लो अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं, तो सिर्फ 10 ही लोग लड़ रहे हैं अंदर। तो अगर मान लो एटॉमिक नंबर 20 हुआ तो अब क्या हो गया, 20 प्रोटॉन्स अंदर। अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118, ठीक है। तो अगर मान लो 50 है एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीज़ें हैं, 50 प्रोटॉन्स हैं। अब उनके बीच में रिपल्शन क्या होगी, और ज़्यादा। तो जैसे अब हम बिल्कुल लास्ट वाले, जैसे हमें पता है कि हमारे पास ना 7 पीरियड्स हैं ऐसे, जैसे ये लाइन जो होगी, तो 6वीं लाइन यानी 6th पीरियड और 7th लाइन 7th पीरियड, इनमें जो एलिमेंट्स आएंगे ना उनके पास, जैसे अब उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 100, 105, 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। 80, 90 ऐसे कुछ उनका एटॉमिक नंबर होगा। तो उनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं और वो बहुत बुरी तरह रिपल्शन कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। आप समझ गए, उनका न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल। जैसे जो बाइंडिंग एनर्जी उन्हें पकड़ कर रख रही थी, ठीक है, अब वो उन्हें पकड़ कर नहीं रख पाएगी और उसके अंदर क्या आ जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर एक क्या आ जाएगी, क्रैक आ जाएगी और वहाँ से पार्टिकल्स क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इसे हम बोलेंगे कि हमारा एटम जो है डिसइंटीग्रेट कर गया। इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाना। तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो टूट गया। अब ना ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। अब इसमें ना जैसे आप समझो, ना एनर्जी कभी बन सकती है, ना एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी हमेशा क्या होगी, कन्वर्ट होगी। यूनिवर्स में हमारे पास सिर्फ 4 ही फोर्सेस हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, दोबारा आपको याद कर लेना चाहिए कि सारे यूनिवर्स में हमारे पास सिर्फ 4 फोर्सेस होंगी। पहली फोर्स क्या होगी हमारी, ठीक है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, ठीक है। सारे यूनिवर्स में होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी फोर्स क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तीसरी फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किस किस को याद था ये, ठीक है। तो यूनिवर्स में, सारे यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं वो बस इन्हीं का एक विकसित रूप है या इन्हीं में एक, ठीक है, सब डिवीजन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो बस आपको ऐसा समझना था कि जैसे मान लो कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यूनिवर्स में जब कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अगर अपने आप कोई बॉन्ड बनेगा, अगर कोई चीज़ अपने आप बनेगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। इसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते थे कि अगर कोई चीज़ अपने आप हुई है तो पक्का उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। और कोई चीज़ यूनिवर्स में बन चुकी है और हम उसे तोड़ेंगे, जैसे कोई बॉन्ड बन चुका है, अब हम उसे तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी उसे बनते टाइम रिलीज हुई थी। शायद आपको समझ आ गई। जैसे मान लो ए और बी नेचर में थे, नेचर ने दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिया अपने आप, हमने कुछ नहीं किया। एक चीज़ आएगी आर्टिफिशियल या मैन मेड, मतलब हमने बनाया, पर हमने नहीं बनाया, नेचर में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। एग्जाम्पल जैसे पेड़ हमने नहीं बनाए, वो नेचर में एग्जिस्ट। तो अगर नेचर में अपने आप कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये अपने आप बना है तो मान लो एनर्जी रिलीज हो गई, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हो गई। अब मान लो शिया चाहती है कि वो ये बॉन्ड तोड़ दे, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नेचर में क्यों बना ये ए और बी, ठीक है, ए और एस क्यों नहीं बना, तो शिया ये बॉन्ड तोड़ देगी। तो शिया को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। अब शिया को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? या तो एक्स या एक्स से थोड़ी सी ज़्यादा। किस किस को समझ आ गई, ठीक है। तो ये होगा। तो अब क्या था कि न्यूक्लियस है ना हमारा, अब उसके अराउंड एक एनर्जी थी, उसे हमने क्या बोला था? बाइंडिंग एनर्जी। वो क्या कर रही थी? वो पकड़ के रख रही थी प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर। शायद आपको समझ आ गई। प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध कर रख रही थी बाइंडिंग एनर्जी। और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी या फोर्स क्या थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यही थी हमारी एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी। किस किस को समझ आ गई, ठीक है। अब एनर्जी वेस्ट होगी नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी जो उन्हें पकड़ कर रख रही थी अब वो रिलीज होगी। अब जब वो रिलीज होगी ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी होगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी। मान लो इतना मटेरियल, जैसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आइंस्टाइन ने ना एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। इसी के कारण आइंस्टाइन फेमस था। शायद आपको पता है E = mc²। अब मान लो अगर हम सिर्फ 1 ग्राम मास माने, कोई भी चीज़ का 1 ग्राम मास, अब वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? तो देखो यहाँ पर एक लिख दिया हमने, C यानी कि 3 × 10⁸ ऊपर स्क्वायर। ये कितना है? 9 × 10⁻16। 9 × 10⁻16 जाउल्स, यही आएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा एनर्जी सिर्फ 1 ग्राम से, मतलब देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी, 10⁻16। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब कितने पर लाख आ जाएगा, कितने पर करोड़ आ जाएगा। तो ये यहाँ पर तो 10⁻16 आ गई, यानी कि बहुत छोटे से हम ना, जैसे वैसे तो ये बात नहीं करनी चाहिए हमें, जैसे हम देखते हैं ना सीरियल्स में या कि कहीं पर ब्रह्मास्त्र है उनके पास, तो उन्होंने बस एक तिनका उठाया और ब्रह्मास्त्र बना दिया। तो ये फिक्शनल बातें लगती हैं, पर मतलब सच में बहुत छोटे अमाउंट ऑफ मैटर से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। हम नहीं कर सकते, या रेडियो एक्टिव मटीरियल से ये पॉसिबल है हमारे लिए करंटली। तो जिनका न्यूक्लियस, जैसे आप समझ गए थे, कुछ न्यूक्लियस थे जो नहीं टूटेंगे और जो बहुत ज़्यादा बड़े न्यूक्लियस होंगे वो टूट जाएंगे, ठीक है। जब वो टूट जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। शायद आप सबको समझ आ गई। वही एनर्जी क्या थी? न्यूक्लियर एनर्जी थी। अब इसे हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव वे में, एक डिस्ट्रक्टिव वे में। कंस्ट्रक्टिव वे कौन सा था? कंस्ट्रक्टिव वे था कि हम इससे एनर्जी बना लेंगे। मतलब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये खतरनाक क्यों है? जैसे मान लो कहीं पर कोई नुकसान हुआ, मतलब कहीं पर कोई विस्फोट हुआ, ठीक है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी हुआ, तो उसका जो वेस्ट होगा ना वो कुछ दिनों में साफ़ हो जाएगा। जैसे मान लो वहाँ पर कोई इमारत गिरी तो हम उसे साफ़ कर देंगे, वहाँ पर पेड़ लगा देंगे या वहाँ पर दोबारा कोई नई इमारत बना लेंगे।
पर अगर कहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेस्ट गिरेगा, मतलब वहाँ पर देखो 3 पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। और करंटली आपको 2 ही बातें याद रखनी थी। जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस टूट जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम। कौन से? यूरेनियम। आप कैसे याद रखोगे? जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो जितने ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स है वो सभी क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव में ही क्या होगा कि न्यूक्लियस टूटेगा। जब न्यूक्लियस टूटेगा यानी अंदर से कुछ निकल रहा है, तो अंदर से 3 तरह के पार्टिकल्स निकलेंगे। एक पार्टिकल को बोलेंगे अल्फा पार्टिकल, किस किस को समझ आ गई? एक पार्टिकल को बोलेंगे बीटा पार्टिकल और एक पार्टिकल को बोलेंगे गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्या है? डेंजरस। हल्क नहीं बनेंगे हम इनसे, ठीक है। बन जाता है ना हल्क, गामा रेज जब उसके ऊपर गिरती है तो ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है, हम नहीं बनेंगे, ठीक है। एक फालतू सी बात थोड़ी सी आपको बतानी थी कि हमारा सूरज है ना, वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर ही है। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, मैं भी आपको क्या बता रहा था? मैं आपको अभी ये बता रहा था कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में और डिस्ट्रक्टिव वे में। कंस्ट्रक्टिव वे में क्या था कि हम उससे एनर्जी बना लेंगे। जैसे हमारी धरती पर कई जगह पर क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम क्या करेंगे? मतलब थोड़ा सा यूरेनियम, ठीक है। जैसे यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अर्थ पर काफ़ी अमाउंट में मिल जाता है, तो उससे हम क्या करेंगे? कुछ रिएक्शंस करवाएंगे और एनर्जी बना लेंगे। समझ आ गई आपको? वो एनर्जी हम घर में यूज़ कर लेंगे। फिर एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे, ठीक है। जैसे हमने सुना था कि डैम से एनर्जी बनती है, ठीक है। पानी नीचे गिरेगा, टरबाइन घूमेगी, फिर एक शाफ्ट होगी, फिर फ्लक्स चेंज करेंगे। जैसे आपको समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एनर्जी बनेगी, उससे भी वैसे ही एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। विंड टरबाइन, पवन चक्कियाँ घूमने वाली, वो घूमेगी, फिर शाफ्ट घूमेगी, एक आर्मेचर कॉइल होगी, मैग्नेट होगा उसके आसपास, वो मतलब इसमें भी मतलब हर चीज़ जो घूम रही है वो इसी तरह से क्या कर रही है? एनर्जी बना रही है। तो ऐसे हम, जैसे हमने छोटी क्लासेस में देखा था कि हम हवा से एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पानी से एनर्जी बना सकते हैं, सूरज से एनर्जी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक और सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, और ये रिचेस्ट सोर्स है, मतलब ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। समझ गए आप सब? जैसे कोयला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हमेशा हम कोयले से, मतलब जो पावर प्लांट है वो हमेशा नहीं चलेगा, तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकती है अगर हम ढंग से यूज़ करें तो। इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रक्टिव में ऐसा था कि इससे वेपन्स बनेंगे, और जैसे न्यूक्लियर वेपन्स आप सबको पता ही था, आपको 11th में भी बताया था कि अगर एक बार कोई जगह पर, किसी भी जगह पर यूज़ हो गए तो उसके बाद वहाँ पर ना कोई लोग रह सकते हैं ढंग से, ना वहाँ पर प्लांट्स होंगे, ना वहाँ पर कोई और चीज़ होगी, वहाँ पर परमानेंट नुकसान होगा और बाद में उनकी जनरेशन्स को भी वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और जान ले सकता है न्यूक्लियर वेस्ट हमारी भी, अगर मान लो कहीं पर न्यूक्लियर वेस्ट है और हम उसके पास भी खड़े हैं तब भी हम मर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो आपको बताया था, जैसे ये रशिया है यहाँ पर मैप में, ठीक है, और उसके साथ ये यहाँ पर यूक्रेन है, ठीक है, आपने देख लिया मैप में। तो यूक्रेन में ना यहाँ पर चेरनोबिल है, चेरनोबिल में ना एक पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई थी और उसे बंद कर दिया गया था। अब वहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट है, अब उसे सील किया गया है, सील किया जा चुका है उसे काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। एक फीमेल जिसके बारे में शायद आप सभी जानते हो, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया था, ठीक है, मैरी क्यूरी। आप अभी आपने क्या सीखा था? रेडियो एक्टिविटी के बारे में सीखा था ना। कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो बड़े न्यूक्लियस, कुछ नहीं, बड़े न्यूक्लियस, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे आगे जाएंगे, जैसे 20वें एलिमेंट पर आ गए, 30वें पर, तो जैसे 70-80 ऐसे बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होंगे उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे, वो टूट जाएंगे, उनके अंदर से 3 पार्टिकल्स निकलेंगे। कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। सबसे पहले ना रेडियो एक्टिविटी की इन पार्टिकल्स के बारे में हमें हेनरी बर्क्यूएल ने बताया था, ये 11th में इनको बताया था मैंने, हेनरी बर्क्यूएल ने बताया था। और ना रेडियो एक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था मैरी क्यूरी ने, तो वो एक फीमेल साइंटिस्ट थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था शायद 2 बार,
आप सर्च कर लेना घर पर, पहली फीमेल साइंटिस्ट, ठीक है। उनकी जान भी गई थी रेडियो एक्टिविटी के कारण, और उनकी जो डेस्क थी जहाँ पर वो काम करती थी, अब भी उसे कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि वहाँ पर ट्रेसेस हैं, मतलब न्यूक्लियर वेस्ट प्रेजेंट, मतलब ना हर चीज़ का इलाज है। पर अगर रेडियो एक्टिविटी के कारण या न्यूक्लियर वेस्ट के कारण, मतलब जैसे ये अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये हमारे शरीर से गुजरेंगे तो ये हमारा क्या करेंगे, डीएनए डैमेज कर देंगे, और डीएनए रेप्लिकेट होगा, मतलब जो डीएनए प्रेजेंट है करंटली हमारे शरीर में सेल्स के बीच में, ठीक है, अब वो डैमेज हो गया। अब वो जब खुद को दोबारा बनाएगा तो समझ गए कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी। अब उसके कारण हम क्या हो जाएंगे, बीमार, या तो हम मर जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ तो, अगर बहुत कम डैमेज हुआ तो हम परमानेंटली बीमार हो जाएंगे, जिसका कोई इलाज नहीं होगा, और वो डीएनए आगे जाकर हमारे बच्चों में भी जाएगा। तो यानी कि ये एक जनरेशनल डिजीज़ होगी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमार ही रहेंगे। शायद आपको समझ आ गया। तो ना अगर वेपन्स में यूज़ करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी को, तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। जैसे देखो, एक देश को अगर दूसरे देश को डराना हो या दबाना हो, तो बस वो यही बोलेंगे कि मैं तुम पर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा, न्यूक्लियर मिसाइल मार दूंगा तुम्हारे देश पर। उसके कारण अब उसमें क्या होगा कि सच में वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, सब कुछ परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। मतलब धरती पर सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। उनके पीछे का साइंस न्यूक्लियर फिजिक्स। इस पर काम किसने किया था, ओपनहाइमर ने, ठीक है। तो एक फैक्ट वैसे ही आपको, जैसे आइंस्टाइन को भी बोला गया था कि तुम न्यूक्लियर वेपन बना दो, अमेरिका ने, और उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, पर ओपनहाइमर ने बनाया था। इस पर एक मूवी भी है ओपनहाइमर। तो ऐसी मूवीज आप देख सकते हो, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगी, ठीक है। तो 2-3 साइंटिस्ट के नाम पता चले आपको, ओपनहाइमर, ठीक है, मैरी क्यूरी, और जब ना, हाँ, हेनरी बर्गुए। जब 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 ओपनहाइमर, ठीक है, जब ओपनहाइमर क्या कर रहा था कि फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा था एक जगह पर, जैसे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। तो जिनके पास सबसे पावरफुल वेपन है, इसे ना वेपन ऑफ पीस भी बोला जाता है न्यूक्लियर वेपन को, कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसके पास शांति है, क्योंकि बाकियों को पता है अगर इसने ये मारा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। मतलब छोटा सा वेपन या छोटी सी मिसाइल और आधा देश खत्म, या अगर कोई देश छोटा है तो पूरा देश खत्म, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर, कुछ भी। तो इसीलिए फिर इसी को यूज़ नहीं करता, या हम कम ही सुनते हैं कि किसी ने यूज़ किया है। आपने हिरोशिमा और नागासाकी सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम उन पर यूज़ किया गया था न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद ओपनहाइमर को दुख भी बहुत हुआ था कि मैंने क्यों बनाया, ठीक है। या ओपनहाइमर को ये समझ आ गया था कि आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर वेपन बनाने से मना क्यों किया था, ठीक है। इस इक्वेशन का भी हाथ था न्यूक्लियर वेपन को बनाने में, E=mc², और भी कई सारी बातें थी। तो थोड़ा बहुत आपको पता चल गया। तो जब ओपनहाइमर पहली बार टेस्ट कर रहा था क्या, न्यूक्लियर वेपन एक जगह पर, तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, ये आराम से ये वीडियो मिल जाएगी। तो उसने, जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, तो 11वें अध्याय में तो अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, वो विराट रूप दिखाते हैं अपना, अर्जुन डर जाता है। फिर तब वो एक श्लोक बोलते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स हूँ, मतलब मैं, अगर तुम मारोगे, मतलब सामने भीष्म पितामह या कर्ण जो थे, कि अगर तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तब भी मैं इन्हें मार दूंगा, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि मैं, मतलब क्षण में, मतलब थोड़ी सी देर में, मतलब सेकंड्स में इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो ऐसे बोल रहे थे। तो ओपनहाइमर यानी कि एक साइंटिस्ट, ठीक है, दूसरी कंट्री का, गीता का वो सेम श्लोक बोल रहा था, वो फ्रेज बोल रहा था, ठीक है। ये बस एक फालतू सी बात थी, फैक्ट थी। कई ब्रांचेस की बात कर चुके हैं, और रिलेटिविटी के बारे में आप बाद में बात करोगे, ठीक है। मतलब जब आप आगे ग्रेजुएशन करोगे तब आप रिलेटिव फिजिक्स स्टडी करोगे। तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में या इन चीज़ों के बारे में। वैसे तो हम तब भी करेंगे, और ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा सूरज है, ठीक है, सन। अब ये मान लो हमारी धरती है, अर्थ। अब हमें पता है कि धरती से, अब हमें पता है
कि सूरज से क्या आती है, यूवी लाइट आती है, ठीक है, और वो हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, हमारी आइज़ ख़राब कर सकती है और कई सारी बीमारियां, ठीक है, कर सकती है। और यूवी और ना ओजोन में छेद भी हो गया था, ये भी हमें पता है। किस किस को पता था? आपको पता था, ठीक है। पर ये ना असल में बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है। अब यूवी लाइट से हमें बचाता कौन है? ओजोन लेयर। यही पढ़ा है ना हमने। मतलब मान लो ये हमारी धरती है और धरती के अराउंड ना क्या है, एक लेयर है ओजोन के। ओजोन का फॉर्मूला O3। शाबाश, शाबाश। ओजोन का फॉर्मूला O3, ठीक है। ओजोन बनती कैसे? ऑक्सीजन से ही ओजोन बनती है। O2 से क्या बनेगी? ओजोन बन जाएगी। ये मैं आपको केमिस्ट्री में करवा दूंगा, केमिस्ट्री की क्लास में जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तब मैं आपको करवा दूंगा। तो असल में ना ये छोटी स्टोरी है। अब क्या होगा, जैसे ये सूरज है, ये मान लो चलता फिरता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, समझ गए, ठीक है। तो इसका अब ये इतना गर्म इसी कारण है। अब आप सोच कर देखो, कौन वहां पर जाकर लकड़ियां जला रहा है कि सूरज इतना ज्यादा गर्म है, इतने सालों से। तो उसके जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? तो हम ये बात कर रहे थे कि सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर ही है, ठीक है। सूरज से ना अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते ही रहते हैं, पर ज़्यादातर क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है? जैसे कि देखो, अल्फा पार्टिकल यानी कि एक हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हीलियम है, ठीक है, उसके पास हीलियम का न्यूक्लियस होगा ना, उसके अंदर जैसे 2 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, और एक ही शेल होगा और उसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 पॉजिटिव का मतलब कि हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ठीक है। यानी कि He, हीलियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस। अब इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। किस किस को समझ आ गई? तो ये एक अल्फा पार्टिकल है। किस किस को समझ आ गई अल्फा पार्टिकल क्या है? तो सूरज से क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे, बहुत 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 ही ज़्यादा, बहुत 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 सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। किससे? सूरज से। और वो ना अगर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड ना हो, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था ना कि Fe3O4, ये सॉफ्ट आयरन, ये एक आयरन की कोर है, ठीक है। मतलब यहाँ ये इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो ठीक है। तो हमारे अर्थ के पास जैसे ऊपर वाली जो लेयर तो ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, ठीक है। तो कोर में ना काफी सारा मेटल है, अर्थ की कोर में काफी सारा पिघला हुआ मेटल है, और मेटल्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारे अर्थ के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, या हमारा अर्थ एक मैग्नेट है। तो इसके पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, हमें पता है ना, कंपास नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो करती है। और मैग्नेट के अराउंड क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अर्थ के अराउंड क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं इसे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? अल्फा पार्टिकल्स को यूनिवर्स में इधर उधर फेंक देती है, अर्थ पर नहीं आने देती। अगर ये आ जाते अल्फा पार्टिकल्स तो मतलब मान लो कुछ सेकंड में ही इसका हमारी धरती का एटमॉस्फेयर, जैसे चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, किस किस को पता है? वहां पर जैसे हवा का कोई ऊपर ऐसे बादल नहीं है, जैसे हमारे पास जैसे पता ना कि ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन, ऐसे गैसेस है, ठीक है। कुछ गैसेस ऊपर है, कुछ नीचे, जैसे पूरी एक लेयर है। समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। जैसे धरती से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर, सरफेस से ऊपर 20 किलोमीटर के अराउंड ओजोन लेयर होगी, तो ऐसे पूरा एटमॉस्फेयर है, तो चांद पर नहीं है। तो धरती का एटमॉस्फेयर उड़ जाता है जैसे इनके कारण, ठीक है। सब कुछ खत्म हो जाता है डायरेक्टली, जैसे न्यूक्लियर वेपन से निकलते अल्फा पार्टिकल्स, तो हम मर जाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ना पेड़ एग्जिस्ट करते धरती पर, ना लोग एग्जिस्ट करते, ना कोई जानवर एग्जिस्ट करता। तो यानी कि ओजोन तो हमें बाद में बचाती है, पहले हमें कौन बचाता है? धरती के मैग्नेटिक फील्ड। किस किस को समझ आ गई? अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे इन फील्ड लाइन में से होकर यहाँ पर आ जाते हैं, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ होती है, किस किस को समझ आए? देखो वो वर्ल्ड मैप है, उसमें ऊपर ऊपर ही ऊपर, या आप इधर देख सकते हो, ये भी वर्ल्ड मैप है, इसमें ऊपर
ठीक है, ये ग्रीनलैंड है और ये ऊपर वाले देश जो हैं, ठीक है, ये ठंडे है सारे, और ये भी जो है ये नीचे वाला है ये ठंडे, ये ऐसे हो जाएगा। तो नीचे भी बर्फ ही बर्फ है और ऊपर भी बर्फ ही बर्फ है, पोल्स पर बर्फ है बहुत ज़्यादा। किस किस को समझ आ गई? तो पोल्स पर ना हमें जैसे रंग बिरंगे आसमान दिखते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, पता था आपको? ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं हम इसे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, वो ऐसा दिखता है जैसे। ठीक है, तो ये किसके कारण बना? मतलब ये आसमान, मतलब ये लाइट्स ऐसे लगता है जैसे डांस कर रही है, मतलब ये मूवमेंट होती रहती है, तो वो इनके कारण होती है। ठीक है, मतलब ना काफ़ी सारे फिनोमिनन्स नेचर में हम फिजिक्स से ही समझेंगे, मतलब सुंदर सुंदर फिनोमिनन्स, इन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर, क्या पता हम भी कभी जाएं। कि फिजिक्स क्या थी? लॉज ऑफ नेचर ही थे असल में, जो हमने 11th में किया था। फिर हमने कुछ ब्रांचेस देखी, जैसे मैकेनिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम करेंगे। तो 9 में से 12th के 9 में से 5 यूनिट तो इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, 41 नंबर का काम इसमें से आएगा। ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स एक ब्रांच भी है, और ऑप्टिक्स हमारा 5 यूनिट बोले थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, 9 यूनिट थे, 6वां यूनिट है ऑप्टिक्स। ठीक है, 6th यूनिट ही हमारा क्या होगा? ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में से 13 नंबर का काम आएगा। अब दोबारा ऐड करो, 41 तो हो गए थे 5 यूनिट्स में, ठीक है, 13 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 54। तो 54 नंबर का काम, ठीक है, पहले 6 यूनिट्स में से आ जाएगा। 70 का तो पेपर ही है हमारा। कितने बचे फिर? 4 यूनिट बच गए, 3 यूनिट बच गए। ठीक है, तो जो होगा ना हमारा 6 यूनिट बता दिए, 7वां यूनिट होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर जैसे डुअल नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, ये 11th में भी बताएगा। अब ये मॉडर्न फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं, इसलिए ब्रांचेस बताई थी। उसके बाद आएगा एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो 11th में आपको करवाया था ना ये बोर मॉडल, रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो एटम्स में तो हम वो हिस्सा करेंगे। उसके बाद जैसे न्यूक्लियाई दो है चैप्टर में, क्या है 8th यूनिट है, उसमें एटम्स वो अलग पढ़ेंगे और न्यूक्लियाई अलग पढ़ेंगे। एटम तो 11th वाला ही है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा लेवल, इक्वेशंस बनाएंगे बस कुछ, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल काम ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियाई में हम क्या करेंगे? अभी आपको आज न्यूक्लियर फिजिक्स से समझाई थी ना थोड़ी सी, ये आएगी सारी कि अल्फा पार्टिकल क्या था, बीटा क्या था, गामा क्या था, ये कैसे टूटते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी होती कितनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी, कर्व उसकी, रेडियो एक्टिविटी के कुछ लॉस, तो ऐसी कुछ बातें देखेंगे। कुछ साइंटिस्ट के नाम बताए थे आपको, एक फीमेल साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका? मैरी क्यूरी। और किसने स्टार्टिंग में काम किया था? हेनरी बर्क्यूल ने, रेडियो एक्टिविटी में से। क्या था रेडियो एक्टिविटी में? हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है, 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पार्टिकल क्या था? हीलियम न्यूक्लियस, H2 पॉजिटिव। ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए बस, उसके अंदर अब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स की बात कर ली? 8 यूनिट की। अब 9th यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसे हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें जैसे अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात होगी तो मतलब बड़े डिवाइसेस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे फ़ोन आ गया या छोटा सर्किट आ गया, या जहाँ पर कम करंट जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, रेक्टिफायर, जैसे कि मान लो हमारे घर पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे घर पर ना एसी वोल्टेज आ रही है, एसी करंट आ रहा है, किस किस को समझ आ गई? हमारे फ़ोन में जो बैटरी है या कोई भी बैटरी है वो डीसी करंट पर काम करेगी, समझ गए आप? अब एसी को डायरेक्ट हम डीसी नहीं दे सकते, मतलब फ़ोन की बैटरी को क्या चाहिए? डीसी करंट। ठीक है, घर पर कौन सा आ रहा है? एसी करंट, समझ आ गई आपको? अब हमारा चार्जर जो है उसके अंदर क्या है? रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी वोल्टेज को जो घर पर आ रही है उसे क्या कर देगा? डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक हाफ वेव होता है, एक फुल वेव होता है, ये भी एग्जाम्स में आता है कई बार। तो ये हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ेंगे। शायद आपको समझ आ गई। फिजिक्स में हमारे 9 यूनिट्स हैं, और वो कौन से हैं? पहले 5 यूनिट कौन से थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थे, जिनकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी बस पहले 6 यूनिट्स की ही थी। पहले यूनिट में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 12 नंबर का काम आएगा, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें से 7 नंबर का, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म उसमें से 12 नंबर का। ठीक है, चौथा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट था,
उसमें से फिर 7 नंबर का। 5वां यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, उसमें से सिर्फ 3 नंबर का काम आएगा। ऑप्टिक्स में से सबसे ज़्यादा काम आएगा, 13 नंबर का, पहले यूनिट में से, तीसरे यूनिट में से और ऑप्टिक्स में से। यानी कि देखो ऐसा है कि कुछ यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, उन्हें हम एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, और कुछ यूनिट्स इतने बड़े हैं कि उनमें 1 से 1.5 मंथ लग जाएगा अगर हम ढंग से करेंगे तो। शायद आपको समझ आ गई। जैसे मान लो अब हम छोटे छोटे यूनिट पहले कर दें और हम बोले हमने तो 4 यूनिट कर दिए 9 में से, समझ गए, और कोई या हमने पहले बड़ा यूनिट किया और हम बोले हमने तो 1 यूनिट किया अभी तक, और कोई और बोले हमने तो 3 यूनिट कर दिए, तो फ़र्क होगा कि उन्होंने क्या किया और कैसे किए। तो ढंग से करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको समझ आएगी कि इतनी बातें करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। और 6वां यूनिट ऑप्टिक्स में से 13 नंबर का काम आएगा। 7वां यूनिट आपको बताया था डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसमें से कितने नंबर का काम आएगा, सिर्फ 4 नंबर का, ठीक है। 8वां यूनिट आपको बताया था एटम्स एंड न्यूक्लियस, उसमें से 7 नंबर का काम आएगा। यही था बड़ा, बस थोड़ा सा लास्ट वाले यूनिट्स में थे, यूनिट्स में से। उसके बाद जो 9th यूनिट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें से सिर्फ 5 नंबर का काम आएगा, उसमें से सिर्फ 4 नंबर का काम आएगा मे बी। अगर हम काउंट करें तो ये कितने हो गए, यहाँ तक कितने हो गए थे, 13, 54, 16 चाहिए हमें, 7, और ये कितने हो गए, 8, कितने हो गए, 15। इसमें से फिर 5 नंबर का काम आएगा। कितने नंबर का काम आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह थी, हम देख लेंगे 70 का पेपर और ये सारी चीज़ें। तो कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज रेस्ट पर होगा बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। 4 फोर्सेस थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हमने बस क्या बातें की थी, बिल्कुल बेसिक बातें, ठीक है। एक थोड़ी बहुत बुनियाद हमारी 12th की फिजिक्स शुरू करने के लिए। यानी कि आज आपको पता चल गया कि सारी फिजिक्स में क्या करना है, सारे साल क्या करना है। मतलब जो लास्ट आर्टिकल था रेक्टिफायर, उसमें भी अब आपको पता है कि क्या करना है। एसी करंट होगा उसे डीसी में कन्वर्ट करना होगा, बाकी हम देख लेंगे सारा साल। मतलब सारी फिजिक्स का एक ओवरव्यू हमने देख लिया। अगर अब मान लो, अब जैसे अब मई में शुरू किया हमने, अगर बस अब आप घर पर ना ढंग से सिर्फ 1 या 2 घंटे भी करोगे फिजिक्स, ठीक है, वीक में 5 से 6 दिन, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप दिसंबर में शुरू करोगे या बिल्कुल लास्ट में कि अब हमें 5 या 10 या 20 आर्टिकल्स बता दो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यानी कि बस आपको ना कुछ नहीं करना ज़्यादा, जो काम हमने किया है डेली वही घर पर जाकर करना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो आपको बता दिया जाएगा, वो कौन से साल आया है वो भी आपको बता दिया जाएगा, न्यूमेरिकल होगा वो भी बता देंगे। जैसे ये छोटी सी बात बच गई थी करने वाली, एक तो बोर्ड पर स्पेस, ठीक है, साफ कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे ना फिर साफ क्यों नहीं करते, सारा साफ कर लेंगे, ढंग से काम करेंगे जब सारा साफ कर लेंगे। तो ना जैसे 70 नंबर का पेपर था हमारा, ठीक है, इसमें ना ऑलमोस्ट 20%, 70 का 20% क्या होगा, न्यूमेरिकल आएगा। 70 में क्या रहेंगे, 20% क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल। यानी कि अब आप जब आप कैलकुलेट करोगे, यानी कि 70 में से 14 नंबर, 14 मार्क्स के आपको क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे या आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, ठीक है। और आप एक चीज़ देखोगे कि अगर आप स्टार्टिंग में ढंग से न्यूमेरिकल कर लोगे तो आप ना ज़्यादा इजीली या ज़्यादा आराम से स्कोर कर पाओगे 70 में से 60+। अगर न्यूमेरिकल्स में हाथ आपका कमज़ोर रहेगा तो आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स करने पड़ेंगे। मतलब जैसे बड़े यूनिट थे उनमें से ऐसे आएंगे, 3 नंबर में न्यूमेरिकल आ रहा है और में एक आर्टिकल है, या तो आपको आर्टिकल करना है या आपको न्यूमेरिकल करना है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। इस साल न्यूमेरिकल्स आए थे कई सारे, और जो हमने करवाए थे उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे फाइनल्स में, ठीक है। तो बस आज की आपकी क्लास इतनी ही है, शायद आपको कुछ समझ आया हो। थक गया।